नमस्कार। जॉनटेक ऑनलाइन क्लास की करंट अफेयर्स में आपका फिर एक बार से स्वागत है और हम देखेंगे 16 से 30 जून की करंट अफेयर्स। इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं राष्ट्रीय मुद्दे। राष्ट्रीय मुद्दों में हम देखते हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण की घटना हुई है। 16 से 30 जून का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। तो 21 जून को सूर्य ग्रहण सोलर इक्लिप्स की घटना देखी गई है और हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण है क्या चीज़, क्या है सूर्य ग्रहण, कैसे होता है, कितने प्रकार हैं इसके, आंशिक, वलयाकार एवं पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, अभी जो देखा गया वो वलयाकार या रिंग साइज का सूर्य ग्रहण है। ये रिंग के आकार का दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण में देखो तीनों की एक सीध में, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य जब एक सीध में आ जाते हैं और चंद्रमा से सूर्य को ढक लिया जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है कि सूर्य ग्रहण में क्या पोजीशन होती है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। ठीक है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना होती है। और आंशिक सूर्य ग्रहण में मतलब कंप्लीटली सूर्य ढकता नहीं है चंद्रमा के द्वारा। वलयाकार में एक रिंग जैसी आकृति दिखाई देती है और कंप्लीट जो सोलर इक्लिप्स होता है इसमें कंप्लीटली सूरज ढक लिया जाता है। ठीक है, ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तो गहरे छाया क्षेत्र का जो निर्माण होता है इसे हम उम्ब्रा, कई बार पूछ लिया जाता है उम्ब्रा क्या है, अभी हम इसको देखेंगे। और अगर इसकी तुलना में कम गहरे छाया क्षेत्र का निर्माण होता है तो इसे पेन्युम्ब्रा कहा जाता है। जैसे अगर हम इसको इसमें देखते हैं, ठीक है, चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी, जो ये डार्क जो क्षेत्र है, ये वाला डार्क क्षेत्र, इसे हम उम्ब्रा कहेंगे। और जो हल्का डार्क है ये वाला क्षेत्र, इसे हम पेन्युम्ब्रा कहेंगे। क्लियर? अगर उम्ब्रा क्षेत्र में जो व्यक्ति खड़ा है इसे कंप्लीट पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ठीक है, उम्ब्रा और पेन्युम्ब्रा क्या चीज है, ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पे। और अभी जो सूर्य ग्रहण देखा गया वो रिंग जैसा था, वलयाकार था, इस टाइप में था। एक रिंग जैसी आकृति बन जाती है, सूरज हल्का सा ऊपर से कंप्लीट नहीं ढक पाता, जिससे रिंग जैसी आकृति बन जाती है। इसको वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, और 21 जून को यह घटना देखी गई। इसी के साथ हम देखते हैं 21 जून को एक पितृ दिवस के रूप में भी मनाया गया। इसको 21 जून को एक अन्य दिवस, पितृ दिवस। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की घटना। इससे नेक्स्ट हम राष्ट्रीय मुद्दों पे देखते हैं। टिड्डी दल का हमला, इसका नाम देखते हैं, कहाँ से आती है, क्या इसका साइकिल है, ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इन पे चर्चा करते हुए हम टिड्डी दल का करंट के लिहाज से इसका अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया है। ठीक है, अक्सर जुलाई से अक्टूबर तक टिड्डियों का आगमन होता है, लेकिन अब की बार अप्रैल माह में ही आ गई है और नवंबर में इनका वापस लौट जाती है। लेकिन अब की बार जो पहले आने का कारण रीजन रहा है इनका, इसके पीछे जलवायु परिवर्तन रहा है। एनवायरनमेंट में जो चेंजमेंट आई है उसकी वजह से टिड्डियां पहले आई। क्या चेंजमेंट आया है? ये अफ्रीका से मरुस्थलीय, कई बार ध्यान रहे, कई बार पूछ ले जाता है कि टिड्डी किस जलवायु क्षेत्र का जीव है। टिड्डी है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र। ठीक है, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र का कीट है ये। और अक्सर जुलाई से अक्टूबर तक इसका आगमन होता है। ठीक है, लेकिन ओमान में मेकून और यमन में लुबान, ध्यान दे, इन चीज़ों को ऊपर सवाल बन जाते हैं करंट में। ओमान अफ्रीकन कंट्रीज हैं दोनों, मेकुनु अफ्रीकन नहीं है, अरब के हैं। ओमान में मेकुनु और यमन में लुबान चक्रवात, इसके कारण भारी बारिश हुई है यहाँ पे, यमन में
और ओमान में इन तूफानों के कारण, भारत में भी अम्फान तूफान आया था अभी कुछ दिन पहले, तो तूफानों के कारण भारी बारिश हुई है रेगिस्तान में, जिससे छोटे छोटे तालाबों का निर्माण हो गया है वहाँ पर। और ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी पानी का जो क्षेत्र भर जाता है मरुस्थल में, ये टिड्डी के प्रजनन के लिए उपयुक्त एनवायरनमेंट है। इसलिए टिड्डियाँ ज़्यादा संख्या में या और प्रजनन के लिए अनुकूल माहौल मिला उन्हें, और पहले समय से पहले भारत में आई। अब हम इसका रूट मैप भी देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक आती हैं, और बनने वाले सवालों को भी देखते चल रहे हैं इसमें। टिड्डियाँ इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, यमन, ओमान, दक्षिण ईरान, पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और भारत के राजस्थान के सटे हुए थार के मरुस्थल वाले हिस्से वाले क्षेत्र में आती हैं। ठीक है, खैबर पख्तूनवा। जब लोकस्ट अकेले, मतलब टिड्डी जब अकेले होती है तो हिंसक नहीं होती है, इसको सोलेटरी फेज बोलते हैं कि सोलेटरी फेज। जब टिड्डी झुंड में नहीं होती है तो उसको सोलेटरी फेज कहा जाता है, अकेले घूमती। ये कोई खतरनाक चीज नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसकी संख्या बढ़ने लगती है तो ये ग्रेगेरियस फेज में पहुंच जाती है और तब झुंड बनाने लगती है। यह खतरनाक पोजीशन में, ठीक है। एक झुंड में अगर हम यहाँ देखें कि टिड्डियों का जो 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड है, इसमें लगभग 40 से 80 मिलियन टिड्डियां होती हैं। और जहां भी जिस एरिया में ये एक जगह बैठ गई वहां पे पूरी हरियाली को चट कर जाती हैं। इसको निवारण के लिए, ये तो था टिड्डियों से संबंधित फैक्ट्स, कहाँ से आती हैं, अब की बार समय से पहले क्यों आई, ठीक है, और इसके झुंड में कितनी संख्या में इसकी संख्या होती है। इसके जीवन मरण से साइकिल से संबंधित अगर हम देखें तो टिड्डियां लगभग ये 3 से 5 माह तक का इनका जीवन काल होता है। टिड्डियों का जीवन काल होता है 3 से 5 माह तक, और 60 से 70 डेज में ये अंडे देने लगती हैं, अंडे देने लगती है, ठीक है, वयस्क हो जाती हैं 60 से 70, लगभग 2 माह हम मान सकते हैं इसको, और 5 माह तक, 3 से 5 माह तक इनका जीवन काल होता है। क्लियर। इसको निवारण के लिए क्या क्या संस्थान है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, क्या मैकेनिज्म है इंडिया में इनके निवारण के लिए। तो कृषि और विज्ञान कल्याण मंत्रालय के अधीन LWO, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 1946 में, 1946 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन की किस मंत्रालय के अधीन की गई थी? ये कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना की गई थी, और इसका प्रमुख कार्य है टिड्डियों का नियंत्रण करना, ठीक है। अभी टिड्डियों का रूट मैप देखते हैं हम, कहाँ से किस साइड से आती है। देखो ये टिड्डियाँ आती हैं अफ्रीकन कंट्रीज से होती हुई, अरब से होती हुई पाकिस्तान, और पाकिस्तान से इंडिया में आती है। जहाँ जहाँ रेड दिखाई दे रहा है, पिंक और रेड, ये खतरनाक पोजीशन है जहाँ पे टिड्डियों का प्रकोप ज़्यादा होता है। ग्रीन वाले एरिया में सिर्फ पैदा होती हैं, सफ़र करती हैं, वहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इधर सोमालिया, केन्या, इरिट्रिया, इस एरिया में पैदा, इसी जगह फिर यहाँ से अमन, ओमान होती हुई फिर आती हैं दक्षिणी ईरान, पश्चिमी ईरान, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा, सिंध प्रांत से होती हुई, और फिर इधर इंडिया के कुछ हिस्सों में यहाँ पे प्रवेश करती हैं। ये राजस्थान है, ठीक है। इस तरह से ये टिड्डी का एक रूट मैप है। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय घटनाक्रम लेते हैं। राजनीतिक संकट, मणिपुर में राजनीतिक संकट। मणिपुर में हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें एक विधायक को, उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि स्पीकर को, लोक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया गया है कि विधायक की सदस्यता निरस्त की जाए। तो निरस्तता से संबंधित क्यों की जाए? क्योंकि इसको हम देखते हैं कि पहले ये देखते हैं कि कहाँ पे है मणिपुर की जो लोकेशन है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और ऊपर नागालैंड है, ये है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। ताज़ा जो भी 16 से 30 जून के घटनाक्रम है उन्हीं हम देखेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को, जिसमें हम पॉलिटिकली न्यूज़, इकोनॉमिकली, ठीक है, सारी न्यूज़
एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी की न्यूज़ से संबंधित सभी पे एक एक करके हम डिस्कस करते चलेंगे। तो मणिपुर में, और इसके ऊपर नागालैंड है, नीचे त्रिपुरा है। मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर म्यांमार से शेयर करता है मणिपुर। अब देखते हैं, इसमें 60 सदस्यीय विधानसभा है। मणिपुर 60 सदस्यीय विधानसभा है। कुछ दिन पहले जब यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए तो विधानसभा में इनकी सीटों में 21 और 28, विधानसभा 60, इसमें 28 सीटें कांग्रेस ने जीती और 21 सीटें बीजेपी ने जीती। हालांकि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें थी, लेकिन बावजूद बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम हैं। बीरेन सिंह सीएम बने। कुछ विधायक कांग्रेस के टूट के बीजेपी में चले गए। इसी पे ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है। हम यहाँ पे सिर्फ अपना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कोई भी दल बदल के आधार पर कोई भी अगर पार्टी का विधायक, सांसद टूट के जाता है तो उसकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। तो सदस्यता निरस्त स्पीकर करेगा, ठीक है ना, या अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर, ठीक है। ये दल बदल के आधार पर सदस्यता को समाप्त कर सकता है। ये पावर किसको है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को, और विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को, जिसको स्पीकर, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जिसको कह सकते हैं हम। और अभी ये सिचुएशन बनी है मणिपुर में। ये पावर किस आर्टिकल के तहत है? यहाँ पे आर्टिकल 179 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को दल बदल के आधार पर सदस्य की सदस्यता निरस्त करने का पावर है। अभी हम इसे और देखें कि 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची, इसका संबंध भी दल बदल के आधार पर ही है। 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल, ये दल बदल से संबंधित है। क्लियर? तो 179 और 10th शेड्यूल दल बदल के आधार पे हैं। हाँ, इस यहाँ ध्यान रखने की बात यह है, अगर कोई पार्टी के 2/3 सदस्यों से ज़्यादा अगर टूट के जाते हैं तो उनकी सदस्यता निरसित नहीं की जाएगी। हाँ, 2/3 से कम टूटते हैं तो जिस पार्टी के टिकट पे वो चुनाव जीतते हैं, उन अगर दूसरी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता निरस्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये मणिपुर की घटनाक्रम था। अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। करंट अफेयर्स में सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजंस हैं उन पे नज़र रख के उन पे सवाल बनते हैं। अभी हाल ही में भारत का प्रथम गैस एक्सचेंज बना है। ठीक है, प्राकृतिक और नेचुरल गैस की ट्रेडिंग अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकती है। क्या है? धर्मेंद्र प्रधान, यहाँ हमारे कैबिनेट मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, प्राकृतिक गैस और नेचुरल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने घोषणा की है। एक्सचेंज से मतलब जैसे BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे शेयर मार्केट की तरह, इसमें अब मार्केट पे फ्लैक्चुअल, इसका जो गैस का मूल्य है मार्केट डिसाइड करेगा। ठीक है, इसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग हो सकेगी। अब इस प्लेटफॉर्म पर खरीदार और विक्रेता स्पॉट एवं फॉरवर्ड मार्केट में आयातित नेचुरल गैस का ट्रेड कर सकेंगे। क्लियर? तो इस पे एक चीज़ ध्यान रखने की बात है कि कई बार दे देता है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो ये ध्यान रखें, नोट डाल के मैंने बताया है कि ये घरेलू नेचुरल गैस का व्यापार नहीं होगा। यहाँ पे जो घरों में सिलेंडर यूज किए जाते हैं तो उस नेचुरल गैस का व्यापार यहाँ पे नहीं होगा, घरेलू नेचुरल गैस का नहीं होगा। बाकी कमर्शियल यूज में जो भी आती है उसके लिए ये एक्सचेंज बनाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मुद्दा पे चलते हैं हम, OBC कमीशन। ठीक है, OBC कमीशन, ठीक है, OBC कमीशन। OBC के भीतर
कैटेगराइजेशन करने के लिए एक कमीशन बनाया गया था। ओबीसी क्या है? ओबीसी कमीशन, ओबीसी आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए अभी 102वां संविधान संशोधन लाया गया। 102 संविधान संशोधन, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है? ओबीसी कमीशन से। ठीक है, ओबीसी कमीशन से संबंधित है 102 संविधान संशोधन। इसके तहत ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान रखा गया। इससे पहले ध्यान दें, एससी और एसटी इन्हीं को ही संवैधानिक दर्जा था, इन्हीं दो को संवैधानिक दर्जा था। कई बार सवाल दे देता है कि निम्न में से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो एससी एसटी जो भी कमीशन थे ये संवैधानिक थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे। ओबीसी नहीं था, लेकिन 102 संविधान संशोधन के बाद में अब ओबीसी को भी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया है। आर्टिकल किसके तहत? 340 के तहत। अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है। ओबीसी का कैटेगराइजेशन, जैसे कास्ट के आधार पे उसका कैटेगराइजेशन कर दिया जाए कि पर कास्ट को उसकी सीटें उसी के जनसंख्या के अनुपात में डिवाइड कर दी जाएं। इसको ओबीसी के भीतर उप श्रेणीकरण या सब कैटेगराइजेशन बोलते हैं। अब यहाँ याद रखने की चीज़ है कि इसमें किस जांच करने के लिए आयोग के विस्तार को मंजूरी दी है। क्यों? कोविड-19 के चलते। ठीक है, इसके आयोग का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया है और आर्टिकल 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष किसकी अध्यक्षता में ओबीसी कमीशन बैठाया गया था? तो ये थे श्रीमती, पूर्व जस्टिस हैं जी रोहिणी। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश श्रीमती जी रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी कमीशन का गठन किया गया था। यह आयोग ओबीसी की उप श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ संवाद कर इस विषय की जांच कर रहा है। तो ये था हमारा ओबीसी कमीशन के ऊपर, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इसका कार्यकाल विस्तार किया गया है। तो कार्यकाल विस्तार किया गया तो हमने इस पे देखा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 340 के तहत। और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको ये दर्जा दिया गया है? तो 102। इसका अध्यक्ष कौन है? श्रीमती जी रोहिणी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी प्रधानमंत्री जी ने आचार्य महाप्रज्ञ को प्रति अपनी कृतज्ञता, अपनी कुछ सम्मान प्रकट करते हुए उनकी बुक का अनावरण किया। तो ये थी द फैमिली एंड द नेशन, किताब है द फैमिली एंड द नेशन। कई बार बुक्स पूछता है, तो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले जून 15 से लेके हम 30 जून तक की करंट देख रहे हैं, इसी में किया गया है। आचार्य, इसके राइटर हैं आचार्य महाप्रज्ञ और अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, आचार्य महाप्रज्ञ को आधुनिक भारत का स्वामी विवेकानंद भी कहा जाता है वर्तमान में। ठीक है, विवेकानंद भी कहा जाता है। इनकी किताब का अनावरण किया है फैमिली एंड द नेशन। ठीक है, नेक्स्ट खबर देखते हैं हम। कुछ योजनाएं अभी कोविड-19 के चलते चालू की गई हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। शहरी, जिस तरह से देखो मनरेगा चलती थी वो ग्रामीण क्षेत्र में चलती है, और ये शहरी स्ट्रीट वेंडर ये चलती है शहरों में। शहरी निवास, शहरी आवास मंत्रालय द्वारा ये संचालित की जाएगी। ऐसे में ये ज़्यादा संभावना रहती है कि किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है और इसमें क्या क्या मेन पॉइंट रखे गए हैं। तो शहरी आवास मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसमें माइक्रो क्रेडिट सुविधा उपलब्ध है। माइक्रो क्रेडिट मतलब इसमें सूक्ष्म जो लोन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है
गलियों में जो अपना सामान बेच के गुजारा करते हैं उनके लिए, क्योंकि कोविड-19 के चलते उनकी रोजी रोटी में नुकसान हुआ है, उनका कामकाज छूटा है। ठीक है, इसी के कड़ी में हम अगली योजना देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसके तहत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 125 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। 125, ये सभी कोविड-19 का इफेक्ट है। ठीक है, वो शहरी स्ट्रीट वेंडर योजना भी और गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी, इसमें 125 दिन का रोजगार। अभी मनरेगा में कितने दिन का है? 100 दिन का। ध्यान रहे, मनरेगा 100 दिन का ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की योजना है, और गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ये 125 दिन का रोजगार देने की इसमें प्रावधान किया गया। इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है, राजस्थान सरकार की योजना है, और इसके तहत रियायती दरों पर खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। कोई भी भूखा ना सोए, इस प्लान को लेकर इस उद्देश्य को लेकर ये योजना चलाई गई है राजस्थान सरकार की। ये कुछ राजस्थान की पूर्व की जो योजना है, अन्नपूर्ण योजना, इससे पहले राजस्थान में अन्नपूर्णा योजना चल रही थी, अन्नपूर्णा। ठीक है, इसके तहत 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में भोजन करवाने की वैन चलती थी, लंच और डिनर भोजन। ठीक है, ये मोबाइल वैन के थ्रू संचालित किया जा रहा था, ठीक है, राजस्थान में। लेकिन अभी इसका नाम चेंज करके और इसमें कुछ और, इसमें मोबाइल वैन ना लगा के अब रसोई घर में बिठा के भोजन करवाने की व्यवस्था की गई है। एक तरह से इसका जो कंसेप्ट है वो तमिलनाडु की अम्मा रसोई से लिया गया है। तमिलनाडु में एक योजना चलती है अम्मा रसोई, उस योजना से मिलती जुलती योजना है। गरीब लोगों को, भूखे लोगों को भूखा ना सोना पड़े, इसके तहत ये इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार ने चलाई है। इस योजना के तहत, इंदिरा रसोई योजना के तहत इसमें 20 रुपए रखा गया है, लेकिन ध्यान रहे इसमें 8 रुपए ही वहन करना पड़ेगा, जबकि 12 रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। तो इसमें भोजन का जो कीमत चुकानी पड़ेगी खाने वाले को, 8 रुपए में भोजन करवाया जाएगा इसमें, इसके तहत। क्लियर? तो इंदिरा रसोई योजना थी ये राजस्थान सरकार की। इससे पहले अन्नपूर्ण योजना थी, और अम्मा जो रसोई है तमिलनाडु की, वहाँ से ये कंसेप्ट उठाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना, नाम से ही पता चल रहा है, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। सबसे पहले ये देखते हैं कि योजना कहाँ की है। ये योजना त्रिपुरा सरकार की है, त्रिपुरा गवर्नमेंट की योजना है। अभी इसको अनावरण किया गया है इस योजनाओं का जून में, और इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को इसमें पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था की गई। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है IMR, MMR इसको कम करना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु जो मृत्यु दर है, और मातृ मृत्यु दर MMR, इसको कम करने की योजना है ये। इसके पीछे जो उद्देश्य है राज्य सरकार का वो यही है। अब देखते हैं इसके मुख्य फैक्ट्स को। ये गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, इनको किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, और त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार परीक्षण कराया जाएगा, और प्रत्येक परीक्षण के बाद में उन्हें एक किट प्रदान की जाएगी। ठीक है, और उस किट में क्या क्या होगा? 500 रुपए की लागत वाली वो किट होगी, जिसमें मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ और घी वगैरह आदि खाद्य सामग्री दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य शिशु IMR और मातृ मृत्यु दर MMR को कमी लाना है। तो
IMR शिशु मृत्यु दर क्या होती है और मातृ मृत्यु दर क्या होती है। RS में एक बार ये सवाल पूछा कि शिशु मृत्यु दर कितने इस पे निकाली जाती है, तो हमेशा इधर देखते हैं हम, जो शिशु मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर ये निकाली जाती है प्रति 1000 पे। 1000 जो बच्चे जन्म लेते हैं उन पे मरने वाले बच्चों की संख्या निकाली जाती है, उसे कहते हैं शिशु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और MMR मातृ मृत्यु दर ये निकाली जाती है प्रति 1,00,000 के ऊपर। यहाँ से ऐसी चीज़ें पूछता है, 1000 के ऊपर शिशु मृत्यु दर और 1,00,000 के ऊपर निकाली जाती है मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो ये योजना त्रिपुरा सरकार की महिलाओं के लिए है, महिला हितैषी गवर्नमेंट। अभी एनवायरनमेंट के ऊपर एक कार्यक्रम चलाया है तेलंगाना सरकार ने, हरिताहरम कार्यक्रम। चंद्रशेखर उनके जो CM हैं उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, हरिताहरम कार्यक्रम। नाम से ही पता चल रहा है एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली कार्यक्रम है। इसके तहत वृक्ष लगाने की और एनवायरनमेंट को लगभग 33% बढ़ाने की योजना है, ऐसा प्लान है। केंद्र ये तेलंगाना सरकार का है। ठीक है, किस सरकार का है ये? तेलंगाना गवर्नमेंट का। इसके मुख्य फैक्ट्स ये होंगे कि कौन सी सरकार का है ये। और इसके तहत 30 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट्स रखा गया है। गौरतलब है राज्य सरकार में राज्य वनावरण को 33% बढ़ाने का इसमें टारगेट लिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी जिसके तहत पूरे राज्य में 230 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और राज्य में अब तक लगभग 182 करोड़ पौधे लगाए भी जा चुके। ये इसका लोगो है। ठीक है, तो हरिताहरम कार्यक्रम तेलंगाना सरकार का और इको फ्रेंडली कार्यक्रम है वृक्ष लगाने का, जिसके तहत 33% तक वृक्षावरण बढ़ाने का टारगेट स्टेट गवर्नमेंट का लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ सूचकांक, इंडेक्स, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें भारत की पोजीशन देखते हैं हम। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी करने वाला है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर NGO। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर ये NGO है, ये जारी करता है हर साल प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, और इसमें प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है 142 180 में से। ठीक है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 142 180 180 में से, और इसमें फर्स्ट पोजीशन आई है नॉर्वे की, फर्स्ट पोजीशन है नॉर्वे की। फिर इसके बाद में फिनलैंड और फिर तीसरे नंबर पे है डेनमार्क। फिनलैंड तीसरी पोजीशन है डेनमार्क की। डेनमार्क। भारत की स्थिति प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, यहाँ प्रेस की आज़ादी, ये इंडेक्स जो है प्रेस को दिए जाने वाले अधिकारों के मद्देनज़र रखते हुए ये निकाली जाती है, हर साल आता है। और ऐसे इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन को पूछा जाता है कई बार। तो इंडिया की 142 180 में से, और इसमें फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड फिनलैंड, थर्ड है डेनमार्क। ठीक है, अब इसी के बाद में एक नेक्स्ट जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक, विश्व प्रतिस्पर्धी विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया गया है 2020 का जो इंडेक्स है। इसमें भारत की जो रैंकिंग है ये है 63 कंट्रीज में। ठीक है, टोटल 63 देशों में 43वें नंबर पर भारत स्टैंड करता है विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक में।
और यहाँ प्रथम रैंकिंग है सिंगापुर की। सिंगापुर, यह प्रतिस्पर्धी सूचकांक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति, अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए जारी किया जाता है। यहाँ भी भारत की जो पोजीशन है ये काफ़ी अच्छी नहीं है और 163 में से 43 काफ़ी निचले पायदान पे हम स्टैंड कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन पे सिंगापुर स्टैंड करता है। ठीक है, अब हमने ये 2 जून माह में जारी की गई सूचकांक और इंडेक्स देखे। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट्स के ऊपर। हाल ही में टीबी रिपोर्ट्स जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टीबी रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये ध्यान दें कि टीबी में जो बढ़ोतरी की गई है, 2019 में जो 24.4 लाख टीबी रोगियों को नोटिफाई अधिसूचित किया गया था और 2018 की तुलना में ये 14% अधिक हैं। ठीक है, टीबी रिपोर्ट्स हर साल जारी की जाती है। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 है ये। ठीक है, और इसके तहत ध्यान रखने वाली चीज़ें ये हैं कि एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जो ऑनलाइन टीबी रोगियों की सूचना प्रदान करता है। तो वो जो प्रणाली है निश्चय प्रणाली, NIKSHAY, निश्चय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, और 2025 तक टीबी को ख़त्म करने का भारत सरकार ने टारगेट ले रखा है। देखते हैं ख़त्म होती है कि नहीं होती। 2025 हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, एक यहाँ से बनता है कि कौन सी प्रणाली ऑनलाइन सूचना देती है और टारगेट कितना रखा है भारत सरकार ने। 2025 तक टीबी को उन्मूलन का टारगेट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। अभी हाल ही में चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप पर सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। कितने चाइनीज ऐप पर? 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और जिसमें मुख्य 2-4 जैसे टिकटॉक है, यूसी ब्राउजर है, फाइल शेयरिंग है, ठीक है, शेरिट फाइल शेयरिंग ऐप है, शेरिट है, और कैम स्कैनर, ये जो फेमस लोकप्रिय ऐप थे। इसमें टिकटॉक कईयों के लिए तो नींद नहीं आ रही होगी टिकटॉक बंद होने से, जैसे ये बंद हो गए, लोकप्रिय ऐप हैं। ऐसे 59 ऐप्स को भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर टेंशन बढ़ रही है उसको मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाए गए। और ऐसा कौन से एक्ट के तहत सरकार को ये पावर है कि वो ऐसा कदम उठा सकती है? ठीक है, एग्जाम में ऐसे पूछे तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी IT एक्ट की धारा। ये है IT एक्ट 2000 की धारा सेक्शन 69A। इसके तहत भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। इसी के तहत भारत सरकार को ये पावर मिली हुई है। ठीक है, और ये किया किस लिए था? क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बॉर्डर टेंशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। अभी खोलोंगछू पनबिजली परियोजना, इसका संबंध में दोनों भारत और भूटान के बीच में करार हुआ है, दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ से ये बनता है कि खोलोंगछू बिजली जो परियोजना है किन देशों के मध्य है ये? ठीक है, भारत और भूटान। और किस नदी पे है ये? ये है खोलोंगछू नदी के ऊपर। खोलोंगछू नदी के ऊपर स्थित होने के कारण ये खोलोंगछू पनबिजली परियोजना कहलाती है। ठीक है, इसका नामकरण इसी के ऊपर दिया है। और अगर हम बिजली की बात करें, ऊर्जा एनर्जी सेक्टर में, तो भारत में सर्वाधिक जो एनर्जी है वो है थर्मल एनर्जी। भारत की जो सबसे ज़्यादा एनर्जी उत्पादन होता है वो थर्मल, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, तापीय ऊर्जा सबसे ज़्यादा इंडिया में। इसी से भारत में सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन थर्मल एनर्जी के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। ये पन बिजली है, जल विद्युत है ये, ठीक है। टरबाइन चला के इससे भारत और भूटान के बीच में है, भारत भूटान के बीच में, ठीक है। और इस परियोजना के निर्माण और इससे संबंधित अन्य कार्य की शुरुआत के लिए दोनों देशों के बीच एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना में 150 मेगावाट के 4 टरबाइन जो भूमिगत होंगे, ठीक है, भूमिगत बिजली घर की परिकल्पना की गई है, जिसमें 95 मीटर की ऊंचाई पर एक ठोस जो गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम के साथ इनको जोड़ा गया, जिसकी ऊंचाई 95 मीटर होगी। 600 मेगावाट का यह प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान की खोलोंगछू नदी पर स्थित है, ठीक है, भूटान में है। और भारत और भूटान का संयुक्त जॉइंट जो ये प्रोग्राम है, परियोजना है। लेकिन स्थित कहाँ है ये प्रोजेक्ट पूर्वी भूटान में स्थित है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। ये बोनालू त्यौहार हर साल आषाढ़ माह में मनाया जाता है और ये फेस्टिवल तेलंगाना का है, तेलंगाना, हैदराबाद, इधर मनाया जाता है, तेलंगाना राज्य का हिंदू फेस्टिवल है। इसमें देवी काली की पूजा की जाती है, महाकाली की पूजा होती है इसमें, ठीक है, महाकाली की पूजा की जाती है। और तेलंगाना राज्य से जुड़वा शहर जैसे हैदराबाद, सिकंदराबाद में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। इसे स्टेट फेस्टिवल का दर्जा भी प्राप्त है, इसको स्टेट फेस्टिवल का दर्जा भी प्राप्त है। और कोविड-19 के चलते तेलंगाना सरकार ने फैसला लिया है कि मंदिरों में पुजारी ही इसको मनाएं और बाहरी लोगों के लिए यह त्यौहार नहीं मनाया गया इस साल। तो बोनालू त्यौहार मनाया गया है, अभी तेलंगाना का है, महाकाली की पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर और डोडा 2 जिलों में 2 पुलों का उद्घाटन किया है। तो उन दोनों पुलों को देख लेते हैं, कौन कौन से पुलों का उद्घाटन किया गया है। देविका और एक है पुनेजा, 2 पुल देविका और पुनेजा, इनका उद्घाटन किया है, ठीक है। देविका पुल जो 10 मीटर का लंबा है और लागत है इसकी 75 लाख और डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर, ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये। और इसके जरिए उधमपुर जो शहर है वहाँ की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसी प्रकार पुनेजा ये 50 मीटर लंबा है और इसमें लागत 4 करोड़ और स्थित है डोडा जिलों में। मेन बात इसमें देखने की है कि इन पुलों का निर्माण किया है BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कई बार ऐसे सवाल करता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर के ऊपर ये काम क्या करता है, पूछ लेता है। सीमा के बॉर्डर, सीमा पर रोडों का निर्माण कौन करवाता है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, तो बॉर्डर, ये BRO, सीमा पर रोड निर्माण, सड़क निर्माण, BRO का काम है सीमा के ऊपर। क्लियर। 2 पुल हैं, देविका और पुनेजा, ठीक है, एक है उधमपुर में, दूसरा है डोडा में। क्लियर। और इनका निर्माण करवाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा। BRO का काम क्या है, सीमा पर रोड बनाता है। अभी इंडिया चाइना जो बॉर्डर पे टेंशन था, उसको भी, उस पे रोड को भी BRO ने ही बनवाया था। क्लियर। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुशीनारा। अभी कुशीनारा चर्चा में रहा है। क्यों रहा है कुशीनारा चर्चित? क्योंकि कुशीनारा या कुशीनगर बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थल है। कुशीनगर पर यहाँ 528 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध की
मृत्यु हुई थी यहाँ पे, ठीक है। कुशीनगर में निर्वाण, मृत्यु या बुद्ध के संबंध में इसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण मतलब मोक्ष। तो बुद्ध ने अपनी देह त्यागी थी कुशीनगर में, इसलिए बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं। हाल ही में चर्चित क्यों रहा है ये, क्योंकि इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश का जो शहर है या इसको कुशीनगर, इसके हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बनाया गया है, तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किया गया है। कुशीनगर हवाई अड्डा बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध से जुड़ा हुआ है, जैसे श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी के नज़दीक स्थित है। श्रावस्ती, यहाँ पर बुद्ध ने उपदेश दिए हैं, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिए, श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। कपिलवस्तु, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जन्म स्थल है गौतम बुद्ध का लुम्बिनी। तो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थल हैं ये कुशीनगर, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, लुम्बिनी, इन्हीं के पास में कुशीनगर, और इसके एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। इससे यहाँ पे कनेक्टिविटी में सुधार होगा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा इससे क्षेत्र को। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, और यह महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल का दर्जा दिया गया है। क्यों दिया है, क्योंकि इससे इंटरनेशनल जो टूरिज्म है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन बढ़ेगा, बाहरी लोग बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों को देखने के लिए आएंगे, तो डायरेक्ट इसी हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, NIPFP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, ठीक है। इसका जो है ये 1974 में स्थापित हुआ ये इंस्टीट्यूट, और इसका मुख्य कार्य है, NIPFP का कार्य है कि यह संस्थानों को नीति निर्माण में सहयोग करता है, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी नीति निर्माण में सहयोग देता है, असिस्टेंट देता है नीति निर्माण में, नीति निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। अभी इसका जो चेयरमैन बनाया गया है उर्जित पटेल को, जिसका कार्यकाल होगा 4 साल का, और ये पूर्व में RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI गवर्नर, ठीक है, RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित पटेल। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं हम, AG अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, ठीक है। के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल, AG अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल होता क्या है, देखो एक तो पहले ये ध्यान दे लें कि ये आर्टिकल 76 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पोस्ट है, संवैधानिक पद है ये। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 76 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, AG अटॉर्नी जनरल, ठीक है। काम क्या है, ये सरकार का वकील है, केंद्र सरकार का, ध्यान दें, सरकार से मतलब राज्य सरकार का वकील ना माने से, केंद्र सरकार का वकील है ये, केंद्र सरकार का एडवोकेट है ये, अगर अटॉर्नी जनरल। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स ये है कि वो कौन सा अधिकारी है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी उसकी मीटिंग्स में भाग ले सकता है, तो वो है अटॉर्नी जनरल। पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी सभी पार्लियामेंट्स की जितनी भी मीटिंग्स होंगी
और जितनी कमेटियां हैं उनमें भाग ले सकता है। क्यों? क्योंकि वकील है, और वकील तो जाएगा नहीं, तो उसको सही फैक्ट्स और सही तथ्य कैसे पता चलेंगे, जिससे कोर्ट में या अन्य जगहों पर वो सरकार को डिफेंड करता है। तो इसको सभी फैक्ट्स क्लियर पता होना चाहिए, इसलिए इसको अनुमति है। यह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं है, संसद सदस्य नहीं है, लेकिन संसद सदस्य नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, परंतु उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, उसकी बैठकों में भाग ले सकता है, बैठकों में भाग ले सकता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो अब हम इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है वेणुगोपाल जी को। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जून माह के जो दिवस हैं उनको देखते हैं। दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर साल मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, देखो ये 21 जून को मनाया जाता है हर साल। और 2014 में यूएन में 69/137 प्रस्ताव के द्वारा इसको दर्जा दिया गया है, इंटरनेशनल योगा दिवस। भारत ने रखा ये प्रस्ताव, 2014 में ये प्रस्ताव हमारा मान्य हुआ यूएन में। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है। अब की बार मनाया गया कौन सा? ये मनाया गया 6ठा योग दिवस। ठीक है, भारतीय संस्कृति योग की संस्कृति रही है, योग की कल्चर रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए भारत ने यूएन में ये रिजोल्यूशन, ये प्रस्ताव पास करवाया 2014 में, और 15 से हमारा ये हर साल मनाया जा रहा है। 6ठा अब की बार मनाया हमने। कोविड की वजह से अब की बार इसकी थीम रही है, थीम पूछ सकता है इसमें। ठीक है, योगा की जो थीम रही है, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, छठे जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल योगा दिवस रहा है, इसकी थीम रही है। इसी में ध्यान दें, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉस एंजल्स शहर में भारत के बाद पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। इसका नाम रखा गया स्वामी विवेकानंद के ऊपर, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, VAYU, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, योग यूनिवर्सिटी, स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी VAYU कहाँ स्थापित की गई है? लॉस एंजल्स में, अमेरिका के। भारत के बाहर पहली यूनिवर्सिटी है, ये योग से संबंधित है। योग दिवस 21 जून को। योग है क्या चीज़? पतंजलि जो संस्थान है योग को बढ़ावा देने, महर्षि पतंजलि ने योग के ऊपर अपना काफ़ी अच्छा उन्होंने योग के बारे में बताया। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रणेता माना जाता है। योग दर्शन जो भारतीय प्राचीन हमारी कला संस्कृति है योग की, उसमें महर्षि पतंजलि का योगदान है। उनके पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग माना जाता है। चित्त वृत्तियों का निरोध मतलब बाहर से जो कुछ हम अंदर लेते हैं, अगर वो गलत चीजें स्टॉप कर दी जाएं, मन के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को योग कहा जाता है। गीता के अनुसार योग कर्म कौशलम, कर्म को ही योग माना जाता है। गीता कर्म योग पे फोकस करती है, और पतंजलि जो अष्टांग योग बताते हैं। ठीक है, अष्टांग योग जिसमें यम, ठीक है, महर्षि पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग है, अष्टांग योग। और गीता के अनुसार योग कर्मसु कौशलम, मतलब कर्म ही योग है। कौशलम, योग कर्मसु कौशलम।
कौशलम। और अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, 8 अष्टांग योग हैं, सारी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें योग है माइंड, बॉडी और सोल, आत्मा, देह और मन, इन तीनों का एकाकार। योग का मतलब है जोड़ना, तीनों का एकाकार, इंटीग्रिटी तीनों में योग है, तीनों में एकाकार लाता है। और व्यायाम और योग में ये अंतर है कि व्यायाम केवल हमारी शारीरिक पुष्टि लाता है, शारीरिक ताकत लाता है, जबकि योग मानसिक और शारीरिक दोनों ताकत प्रदान करता है। भारत एक सॉफ्ट पावर के रूप में उभर के आता है योग के अंतर्गत। ठीक है, हम नेक्स्ट दिवस को देखते हैं। एमएसएमई डे 27 जून, हर साल इंटरनेशनल एमएसएमई, इंटरनेशनल है, ध्यान रहे, इंटरनेशनल एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म जो उद्योग हैं, इनका दिवस मनाया जाता है 27 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के योगदान के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और ये उद्यम विकासशील देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर? तो ध्यान रखने वाली चीज़ है, एमएसएमई जो दिवस है 27 जून को मनाया जाता है ये। इसी के साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं 29 जून को स्टैटिक्स डे, केंद्रीय सांख्यिकी। ये भारत का स्टैटिक्स डे या भारतीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन हमारे सांख्यिकी, फादर ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी के पिता पीसी महालनोबिस, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म हुआ था, और जिनका स्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान है। इसीलिए उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनको प्रति हमारी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 29 जून को स्टैटिक्स डे मनाया जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ स्टैटिक्स पीसी महालनोबिस, उनके जन्म दिवस के यादगार में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है। ओलंपिक डे 23 जून को। 23 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 को IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ, और ये गठन करने वाले थे पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन। तो जो ओलंपिक खेलों हैं, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 23 जून 1894 में इन्हीं के प्रयासों के चलते IOC का गठन हुआ, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन हो पाया है, पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों के चलते हुए। इसीलिए इसके बाद में हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और यह दिवस हमारे जीवन में खेल और खेलों के महत्व को चिन्हित करने और दुनिया भर में खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, पहली बार यह दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया। 23 जून को इसलिए मनाया गया, क्यों गया कि 23 जून 1894 में IOC का गठन हुआ था। ठीक है, इसीलिए 23 जून को मनाया गया था पहले। और गौरतलब है कि 23 जून को यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडो डे भी मनाया जाता है। इसी 23 जून को विडो डे और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे 2 दिवस के रूप में और मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस के साथ साथ में। ठीक है, अभी हम चलते हैं खेल जगत की ओर। खेल जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं। तो नितिन मेनन, भारतीय एम्पायर हैं नितिन मेनन, इनको ICC में शामिल किया गया है। ICC मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अभी तक केवल इससे पहले नितिन मेनन,
श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरम रवि, तीन ही थे। ये चौथे भारतीय हैं जिनको आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। ठीक है, और आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं शशांक मनोहर, भारतीय हैं। आईसीसी के चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, शशांक मनोहर। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसके हैं सौरव गांगुली, दादा के नाम से जाने जाते हैं, सौरव गांगुली, सौरव गांगुली। और आरसीसी राजस्थान क्रिकेट काउंसिल, इसके हैं वैभव गहलोत। यहीं को हम सभी को देख लेते हैं, वैभव गहलोत। ठीक है, तो नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल, एम्पायर के एलीट पैनल में शामिल किया गया। ऐसा होने वाले ये केवल चौथे भारतीय हैं। ठीक है, अभी तक केवल नितिन मेनन, श्रीनिवास वेंकटराघवन और सुंदरन रवि, इन्हीं को ही शामिल किया गया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट, एकता खेलो एक तू पढ़ो योजना, एक तू खेलो एक तू पढ़ो, लिटिल प्ले और लिटिल स्टडी, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा खेलो भी और थोड़ा पढ़ो भी। ये योजना, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो, ये योजना चलाई है त्रिपुरा सरकार ने। खेल से संबंधित है, बच्चों में खेल भावना बचपन से ही विकसित करने के लिए एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना त्रिपुरा सरकार ने हाल ही में जून में जारी की है। अभी फीफा विश्व कप फुटबॉल 2023, इसकी मेज़बानी का अनाउंसमेंट किया गया है। फीफा फुटबॉल की वैश्विक संस्था है। फीफा फुटबॉल की, जैसे क्रिकेट की आईसीसी वैसे ही फुटबॉल की फीफा। तो विश्व कप फुटबॉल 2023 महिला, ध्यान दे, महिला विश्व कप फुटबॉल 2023, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में इसका आयोजक दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को फीफा 2023 का आयोजन दिया जाएगा। ठीक है, और इसी के ये होते हैं हमारे राष्ट्रीय जो मुद्दे थे वो हमने अभी देखे सारे एक एक करके। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ। अब डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक नज़र। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में हम देखते हैं सबसे पहले यूएनएटीटी, यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी पर ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि चाइना ने अभी इस पर सदस्यता इसकी ग्रहण कर ली, इस पर साइन कर दी गई चीन ने। और यूएनएटीटी 2014 में बना और इस पे 130 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। 123 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर रखे हैं। यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी यह परंपरागत हथियारों की खरीद फरोख्त, उनकी बिक्री पर कंट्रोल, उनका रेगुलेशन करती है। हाल ही में चर्चा में चाइना ने इस पे इसकी सदस्यता, इस पे साइन किए हैं, इसकी सदस्यता ग्रहण की है, इसलिए ये चर्चित रही है यूएनएटीटी। अभी एक एंटीफा ग्रुप, अमेरिका ने एंटीफा, ANTIFA, एंटीफा ग्रुप को आतंकवादी समूह घोषित किया है, इसलिए ये चर्चित रहा है। एंटीफा है क्या चीज़? एंटी फासिस्ट। एंटीफा का अगर हम तोड़ें तो एंटी फासिस्ट, फासिस्ट मतलब ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब विश्व में फासीवादी, नाजीवादी ये संकल्पनाएं पनप रही थी, हिटलरवाद जैसी, तो उनके अगेंस्ट में, ये पूंजीवाद के अगेंस्ट में एक ग्रुप है। और ये रेडिकल ग्रुप है एक तरह से, ये जो पूंजीवाद का विरोध करता है। अमेरिका पूंजीवाद का अग्रणी कंट्री है, क्लियर। इसलिए, और ये चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि ये अश्वेत, अमेरिका में हाल ही में एक अश्वेत जो अफ्रीकन अमेरिकन है,
जॉर्ज फ्लॉयड की उसमें पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। इस वजह से इस संगठन ने उसके अगेंस्ट में प्रदर्शन करना शुरू किया और इसको बंद किया गया। इसकी खास बात यह है कि ये मास्क लगा के रखते हैं इस ग्रुप के जो मेंबर हैं और काले कपड़े पहनते हैं। तो इसकी जो जड़ें हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी हुई हैं, वहीं से अमेरिका एंटी अमेरिकी मानसिकता के लोग हैं ये। इस वजह से अमेरिका ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है, एंटीफा। और चर्चा में ये रहा जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद में। ठीक है, अभी अफ्रीकी देश मलावी जो लैंड लॉक्ड, ये देखिए अफ्रीकी कंट्रीज है ये मलावी, यहाँ पे चुनाव हुए और चुनाव में इससे पहले जो धांधलियाँ हुई उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, वहाँ की जो शीर्ष अदालत है उसके ऑर्डर के बाद में दोबारा से चुनाव हुए थे, इसलिए चर्चा में रहा है। तो जिसमें जो अफ्रीकी देश मलावी में संपन्न हुए राष्ट्रपति पद में अभी जो गठबंधन जीता है इसका नेता है लॉजर चक्वेरा। चक्वेरा ने जीत हासिल की है। 2014 से राष्ट्रपति रहे पीटर मुथारिक को हराया है इन्होंने। किसको हराया? पीटर मुथारिक को। और चक्वेरा का कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल रहेगा इनका। मलावी की संवैधानिक अदालत ने 2009 में जो चुनाव संपन्न हुए थे उसमें अनियमितताओं के चलते उसने रद्द किए थे और पीटर मुथारिका ने सबसे ज़्यादा उसमें वोट प्राप्त किए थे, लेकिन अब की बार पीटर मुथारिका हार चुके हैं और जीत हासिल की है चक्वेरा ने। मलावी एक लैंड लॉक्ड है, आप देख रहे हैं लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उसे कहते हैं जिसकी सीमाएं, भौगोलिक सीमाएं किसी सामुद्रिक उससे क्षेत्र से नहीं लगती हैं। ठीक है, और जिसकी राजधानी है लिलोंगवे, मलावी की राजधानी लिलोंगवे। अब आते हैं नेक्स्ट मेरापी। मेरापी ज्वालामुखी पर्वत है। मेरापी पर्वत यह है हमारे पड़ोसी देश नीचे जो अंडमान निकोबार के पास में, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में मेरापी ज्वालामुखी में दोबारा से अभी हाल ही में 2010 में हुआ था पहले, लेकिन अभी जून में उसमें विस्फोट हुआ है। सक्रिय ज्वालामुखी है, ध्यान रहे मेरापी एक एक्टिव वोलंको है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, सक्रिय, एक्टिव और सुसुप्त, इनएक्टिव, सुसुप्त, इनएक्टिव, और एक होता है शांत या डेड। ठीक है, तो ये एक्टिव वोलंको है, सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, उसे सक्रिय। सुसुप्त जिसे रुक रुक कर विस्फोट होते हैं, कई सालों से वो शांत पड़ा है लेकिन उसमें संभावना है होने की विस्फोट। और डेड जिसमें हजारों सालों से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और ना ही ऐसी कोई संभावना उसमें बन रही है। ठीक है, तो मेरापी ज्वालामुखी इंडोनेशिया में, इसमें हाल ही में जून में विस्फोट हुआ है। इससे पहले 2010 में हुआ था जहां 300 से लोग और 2,80,000 निवासियों को माइग्रेट करना पड़ा था, विस्थापित होना पड़ा था वहां से, इसमें विस्फोट होने की वजह से। और इंडोनेशिया प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। रिंग ऑफ फायर उसको कहा जाता है जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी आने की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी की संभावनाएं रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में पड़ने वाले देशों में पड़ती हैं। तो रिंग ऑफ फायर में पड़ता है इंडोनेशिया, इस जापान भी उसी क्षेत्र में पड़ता है, रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में। ठीक है, अभी देखते हैं इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं, इसमें नील नदी का समझौता हुआ है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, विक्टोरिया झील से निकलकर मेडिटेरियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर में गिरती है। यहाँ विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में, ये देखो रेड सी है, लाल सागर है, भूमध्य सागर और रेड सी, लाल सागर, इनको जोड़ने वाली जो नहर है ये है इधर से स्वेज नहर, इजिप्ट, यहीं से गुजरती है। तो ये चर्चा में रही है ये समझौता। इससे पहले दिक्कत क्या थी कि इस पे बांध बना लिया था इथोपिया ने,
तो इससे मिस्र और सूडान को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अभी मिस्र, इथोपिया, सूडान तीनों को लेकर आपस में समझौता हो चुका है और बांध संचलन और पानी के बंटवारे को लेकर दशकों से जो विवाद था वो सुलझा लिया गया है। ठीक है, मिस्र और सूडान के लिए चिंता की वजह क्या थी? क्या वजह थी? उन्हें चिंता किस बात की थी? ग्रैंड इथोपियन रेनेशा डैम, इथोपिया ने एक इस पे ग्रैंड इथोपियन रेनेशा डैम बनाया था जिसका निर्माण इथोपिया द्वारा किया जा रहा था। इसको लेकर मिस्र और सूडान को चिंता थी क्योंकि उन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता था। इस बांध का निर्माण सूडान की सीमा से लगभग 15 किलोमीटर दूर ब्लू नील नदी पर किया जा रहा था। ब्लू नील नदी, देखो ब्लू भी नील भी सेम सेम इंग्लिश हिंदी, लेकिन ध्यान रहे ब्लू नील नदी नील नदी की एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है, और नील नदी ब्लू नील नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जिस पर बांध बनाया जा रहा था इथोपिया द्वारा। तीनों ने कंप्रोमाइज कर लिया गया है। और नेक्स्ट इस पे आते हैं हम, नासा ले चलते हैं आपको। नासा का जो वाशिंगटन डीसी स्थित अपने हेडक्वार्टर का नाम चेंज कर दिया गया है। क्यों चेंज किया गया? किसके नाम पर? उन्होंने इसका नाम बदलकर मैरी जैक्सन, हेडक्वार्टर बदल दिया है, इसका नाम मैरी जैक्सन के नाम से रखा गया है। मैरी जैक्सन कौन है? क्यों नाम बदला? मैरी डब्ल्यू जैक्सन नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकन महिला इंजीनियर थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम बदल के उसको श्रद्धांजलि देने के लिए नासा ने अपने हेडक्वार्टर का नाम उस पर रखा है। 51 में नासा में शामिल हुई थी ये, जब नासा का नाम नासा नहीं था, इन्हें नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स कहा जाता था। ठीक है, मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 में एक लेखिका मार्गरेट ली सेटरली द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, अब आते हैं हम वैश्विक मुद्दों के बाद में हम आते हैं इकोलॉजिकल या एनवायरनमेंट इशू, पर्यावरण इश्यूज पर। ठीक है, पर्यावरण इश्यूज, इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन कौन से इकोलॉजिकल इशू। हाल ही में आंध्र प्रदेश में नागेश्वर स्वामी मंदिर 300 साल पुराना नागेश्वर, ये कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में 300 साल पुराना नागेश्वर मंदिर नदी में दब गया था और उसके बाद में ये देखो खुदाई के दौरान मिला है नागेश्वर स्वामी मंदिर। कहाँ मिला है? आंध्र प्रदेश में, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में नागेश्वर स्वामी, और ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, इसके बारे में एक पौराणिक किंवदंती भी प्रचलित है कि भगवान परशुराम ने 101 मंदिरों का निर्माण किया, उसी में एक है ये। ठीक है, पर पुरातत्व जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 300 साल पुराना मंदिर बताया जा रहा है, और नागेश्वर स्वामी मंदिर। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजिकल जो इश्यूज में। अभी एक स्कीम चलाई गई है, डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टिंग इन इंडिया स्कीम। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टिंग स्कीम है। कार्बनिक पदार्थों का, जो हमारे ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल हैं, कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, तो उसको रिड्यूस, उसको कम करने के लिए डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्टिंग इन इंडिया स्कीम चलाई गई है। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि हम कार्बनिक पदार्थों का कम से कम उत्सर्जन करें, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाएं और CO2 के लेवल को कम करें, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी समस्याएं, वैश्विक उष्णता जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इस पे ये देखें कि भाई किन ने चलाई ये नीति आयोग और अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच, इसको बोलते हैं ITF, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम। ITF और नीति आयोग दोनों की संयुक्त वेंचर है। ये दोनों ने दोनों का 24 जून को इसका परियोजना की शुरुआत की गई है। ITF क्या चीज़ है? ITF यह भारत इसका 2008 से सदस्य है ITF का, और इसमें
60 मेंबर हैं ITF में। ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इन दोनों का स्कीम है ये। इस परियोजना का उद्देश्य देश में कम कार्बन उत्सर्जन परिवहन प्रणाली को स्थापित करना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या फिर BS6 मॉडल जो लाया जा रहा है उसकी जैसी टेक्नोलॉजी, जिससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन देश में हो और एनवायरनमेंट सुरक्षित और साफ बन सके। ITF परिवहन नीतियों के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है, भारत 2008 से इसका सदस्य है, इसमें 60 मेंबर हैं। ठीक है, इसी के आगे हम देखते हैं कि कुछ जीव जंतु जिन्हें एंडेंजर्ड, देखो गोल्डन एप्स, सुनहरी लंगूर और चीनी पेंगोलिन। गोल्डन एप्स ये असम में है, भारत के असम में पाए जाते हैं गोल्डन एप्स। और रेड डाटा बुक्स में इन दोनों की अभी एंट्री किस कैटेगरी में है? ठीक है, ध्यान दें। रेड डाटा बुक क्या होती है? इसमें हम जो संकटग्रस्त या लुप्त प्राय जो जीव जंतु या पादपों की जो कैटेगरी है, जीव जंतु जो हैं, इनको हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। और रेड डाटा बुक किसके द्वारा? ये IUCN, इंटरनेशनल जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, पर्यावरण संरक्षण की एक वैश्विक संस्थान है IUCN। 1948 में IUCN का गठन किया गया था और उसी के तहत रेड डाटा बुक जारी किया जाती है। तो रेड डाटा बुक जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं जीवों की और पादपों की, उनको इसमें एंट्री की जाती है। कई बार सीधे पूछा जाता है रेड डाटा बुक में किन की एंट्री की जाती है, तो संकटग्रस्त प्रजातियों की एंट्री की जाती है। तो उसमें है ये दोनों। गोल्डन एप्स असम में है और चीनी, ये तो चीन के पेंगोलिन है, पेंगोलिन जंतु। ये गोल्डन एप्स को एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है और चीनी पेंगोलिन को रखा है क्रिटिकल एंडेंजर्ड CR। इसको शॉर्ट में EN बोलते हैं, इसको CR, क्रिटिकल एंडेंजर्ड। ये तो क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच गए हैं और ये एंडेंजर्ड सिचुएशन में पहुंच गए हैं। गोल्डन एप्स इसलिए चर्चा में रही, अभी असम में इनमें नेचुरली अबॉर्शन की घटनाएं देखने को मिली हैं। नेचुरल रूप से अबॉर्शन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे इनकी तादाद काफ़ी संख्या में नीचे आ गई है और रेड डाटा बुक में ये एंडेंजर्ड जो लेवल है उस पर पहुंच चुके हैं। चीन ने पेंगोलिन पर कोविड-19 के चलते चीन में जानवरों को खाई जाते हैं और बताते हैं कि पेंगोलिन से इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पेंगोलिन समाप्ति हो जाए पृथ्वी से, तो इसलिए चीन ने इस पर बैन किया है। और ये रेड डाटा बुक्स की क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो लगभग विलुप्त होने के कगार पे है, उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये संकटापन और ये लुप्त प्राय, अगर हिंदी में बोले तो क्रिटिकल एंडेंजर्ड, फंबलिंग हो रही है, लुप्त प्राय, और ये है एंडेंजर्ड। ठीक है, लुप्त प्राय और ये संकटापन, इस कैटेगरी में रेड डाटा बुक्स में रखा गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम कोविड-19 की कुछ खबरें पे हम चलते हैं। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड-19 को रोकने के लिए किल कोरोना अभियान या कैंपेन चलाया गया है। तो किल कोरोना कैंपेन किस गवर्नमेंट ने चलाया है? MP सरकार ने। ठीक है, 1 जुलाई से इसकी शुरुआत करेंगे और इसमें डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा। इसी के तहत उत्तर प्रदेश ने भी जुलाई माह में मेरठ मंडल से बड़े पैमाने पर एक अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण किया जाएगा। UP MP लगभग दोनों स्टेट में सेम है, लेकिन जो MP सरकार का अभियान है इसका नाम है किल कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं
ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन ये 2014 में इस केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें पर्यावरण के ऊपर केंद्र सरकार का जो 8 अभियान चल रहे हैं, 8 प्लान चल रहे हैं, ठीक है, 8 योजनाएं, उन्हीं में से एक ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट GIP केंद्र सरकार की योजना है। ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट 2014 से गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण के 8 प्लान चलाए हैं, उन्हीं में से एक है ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है, ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट। और अब इससे नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी आर्कटिक महासागर में बर्फ़ में काफ़ी उसमें जो परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट आई है, बर्फ़ पिघल रही है। आर्कटिक जो महासागर है उसकी, इसकी रिपोर्ट दी है NCPOR, नेशनल, ये भारतीय सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ये इसकी रिपोर्ट आई है NCPR की, ठीक है, जो भारतीय संस्थान है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम करता है NCPOR। और इसने रिपोर्ट में कहा कि 41 वर्षों में, आर्कटिक बोलते हैं नॉर्थ पोल को, और अंटार्कटिका बोलते हैं साउथ पोल को। अंटार्कटिका यह है साउथ पोल, ठीक है, ये आर्कटिक और ये है अंटार्कटिका। तो 41 वर्षों में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। 2019 से जो गिरावट देखी गई है वो लगभग इसकी स्पीड में, पहले 4% की दर से गिर रहा था, अभी लगभग -13% में पहुंच चुकी है इसके बर्फ़ पिघलने की दर। तो काफ़ी एनवायरनमेंट के लिए क्रिटिकल इस सिचुएशन है ये। अभी हम देखते हैं कि हमारे कौन कौन से अभियान यहाँ चल रहे हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में और आर्कटिक में। अंटार्कटिका में हमारा एक ही रिसर्च सेंटर है, हिमाद्री, ध्यान दे, कई बार पूछ लेता है हिमाद्री है, ये अंटार्कटिका पे भारतीय रिसर्च सेंटर। और यहाँ है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 1984 में गंगोत्री, 1988 में मैत्री और 2012 में भारती, और ये किया गया था 2008 में, ठीक है। तो सबसे पुराना, अगर हम देखें कि सबसे पुराना अंटार्कटिका पे भारतीय रिसर्च सेंटर है दक्षिण गंगोत्री और अंटार्कटिका सही। और अगर आर्कटिक की बात करें, ठीक है, आर्कटिक की बात करें तो ये है इस पे, आर्कटिक की बात करें तो हिमाद्री, ठीक है, और ये आर्कटिक पे ही बर्फ पिघलने की रिपोर्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी कुछ खबरें, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं बेइडू, चीनी नेविगेशन सिस्टम है ये बेइडू, BEIDOU। नेविगेशन सिस्टम क्या होता है? व्यक्ति की पोजीशन बताने की, लोकेशन लोकेट करने की एक टेक्नोलॉजी है, जो जैसे GPS, तो GPS तो अमेरिका का है, वैसे अगर चीन का इसी टाइप का लोकेशन वाला जो उसका उपग्रह सैटेलाइट सिस्टम है उसको बेइडू नाम से पूछ लेता है कि क्या है ये, किस देश का है ये नेविगेशन सिस्टम, ठीक है। इसमें उसने 55 जो सैटेलाइट्स भेजे थे, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम चालू करने के लिए कम से कम 24 सैटेलाइट चाहिए और एक व्यक्ति की पोजीशन बताने के लिए एक समय पे 3 सैटेलाइट काम करते हैं। एक उसकी लोकेशन बताता है, एक उसकी गति बताता है, एक उसकी अंतिम स्थिति बताता है। तो इसलिए ज़्यादा संख्या में हमारे को सैटेलाइट्स चाहिए। तो 55 दिए हैं इसने, बेइडू में 55 सैटेलाइट्स काम करेंगे। और इसी तरीके से BDS उपग्रह को 3B रॉकेट से लॉन्च किया गया। जो लास्ट 2 हैं
अभी 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, BDS सैटेलाइट, बेडू BDS, ठीक है। तो इसको जो लॉन्च किया गया है, जिस व्हीकल में, कैरियर व्हीकल का नाम था 3B रॉकेट, ठीक है। चाइनीज जो बेडू सैटेलाइट भेजे गए वो किस रॉकेट से भेजे गए? 3B रॉकेट से, क्लियर। और इसके अलावा हम अन्य नेविगेशन सिस्टम्स को देखते हैं, जो विश्व के अन्य नेविगेशन सिस्टम है। इसमें रूस है, ग्लोनास, रूस का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको हम ग्लोनास कहते हैं। अमेरिका का GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, हम भी GPS यूज करते आ रहे हैं, लेकिन भारत ने भी अभी अपना बना लिया है नाविक, और यूरोपियन संघ का नाम है गैलीलियो, ठीक है। और चाइनीज का तो बेडू हमने देख ही लिया है। भारत का जो है वो रीजनल सिस्टम है IRNSS, ये है IRNSS। ये भारत और उसके पड़ोस में 1500 किलोमीटर तक की लोकेशन को लोकेट करेगा, वहां की सिचुएशन को, स्थिति को बताएगा। IRNS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS। क्योंकि भारत ने इसमें केवल 7 उपग्रह ही लगाए हैं, जबकि चाइना ने कितने? इसमें 55 सैटेलाइट है। अभी हमने कहा कि सिर्फ 24 सैटेलाइट चाहिए, लेकिन भारत ने क्या किया कि इतने हमारे पास संसाधन है नहीं, तो इसलिए इसकी दूरी को उसने किया है। जैसे हम ये देखें कि अगर किसी सिचुएशन, ये सतह को अगर हम कैमरे से अगर पिक्चर लें, तो अगर नीचे रखेंगे तो उसका जो एरिया कम रहेगा, अगर थोड़ा सा ऊपर सेट करेंगे तो उसका एरिया ज़्यादा कवर करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन उसकी क्लियरिटी पे फर्क पड़ेगा। तो भारत ने क्या किया कि अपने जो सैटेलाइट से उनको थोड़ा सा ऊपर कर दिया, जिससे उनका जो रेंज बढ़ गया है। तो 7 से ही काम चला लिया हमने, ठीक है, लेकिन उसकी क्लियरिटी थोड़ी सी कम रहेगी बनिस्बत इनकी अन्य की तुलना में। लेकिन हमारे पास इतना आधारभूत संरचना विकास है नहीं, तो हम अभी इस काम के लिए और सुरक्षा की दृष्टि से क्षम का होना बेहद ही जरूरी है। अभी कुछ कोविड-19 से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं हम। सभी खबरों पे जो अभी हमने कोविड-19 के चलते जो उपकरण, जो नई स्कीम्स बनाई है, लॉन्च किए हैं, उनको देखते जाते हैं। अभी कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत में पहली स्वदेशी लागत प्रभावी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम चालू किया है, और इसको कोविड बीप को लॉन्च, इसका नाम है कोविड बीप, ठीक है। क्या है ये वायरलेस फिजियोलॉजिस्ट पैरामीटर, ठीक है। इसका पूरा नाम कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECISC पोड है, ठीक है। मेन चीज हमारे को कोविड बीप को लॉन्च किया गया है, ठीक है। रोगी को ऑक्सीजन लेवल के लिए काम करेगी ये, और ECIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, परमाणु ऊर्जा विभाग और IIT हैदराबाद के सहयोग से ये विकसित हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा कोरोना उधर ही बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। तो उद्धव ठाकरे वहाँ के CM है, कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है, और इसके तहत जो भी ऐसी बीमारियां होंगी जिनका इलाज नहीं है, अचानक से ऐसी कोई महामारी आती है, तो उसके लिए डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में तैयार रह सके, अचानक से सिचुएशन ना बिगड़े, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा? ऐसी बीमारी जिसके इलाज के लिए एक मजबूत डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसके उपचार की कोई विशिष्ट जानकारी मौजूद नहीं है, ठीक है। प्रोजेक्ट प्लेटिना दिया है, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट है ये, और किस पे काम करता है? प्लाज्मा थेरेपी पर, ठीक है। राज्य में थेरेपी के लिए बुनियादी ढांचा और इसके लिए जो फंडिंग की जाएगी वो CM रिलीफ्स। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है कि जो कोविड-19 से जो रोगी हैं, जो कोरोना पीड़ित है, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसके ब्लड में उसके प्रति एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। तो उसके ब्लड को, अगर उसके प्लाज्मा को निकाल के अन्य रोगी के ब्लड में वो चढ़ाया जाता है, तो वो भी ठीक होने की संभावना। जयपुर में जो फर्स्ट में इटालियन दंपति ठीक हुए थे, उसमें एक ठीक हुआ था,
तो उसको प्लाज्मा थेरेपी के आधार पे ही ठीक किया गया था। तो अभी सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है और ये कोविड-19 के लिए ही किया गया। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र से, ठीक है। और इससे पहले एक बीप देखा हमने कोविड के। अभी देखते हैं, दिल्ली सरकार ने भी एक अपना प्लाज्मा बैंक, सभी आप देखेंगे क्योंकि कोविड का जो इलाज है, कोरोना का, प्लाज्मा थेरेपी ही अभी तक जो भारत में या कहीं भी ऐसा इलाज किया जा रहा है तो प्लाज्मा थेरेपी बेस्ट थेरेपी मानी जा रही है, क्योंकि दवाइयां तो है ही नहीं इसके लिए। तो प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जा रहा है। वही सिचुएशन जो अभी हमने बताई कि रोगी जो ठीक हो चुके हैं उनके स्वेच्छा से उनका ब्लड बैंक बनाया जाएगा, और दिल्ली सरकार ने ऐसा प्लान चालू किया है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट बनाया है अभी, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है अगर पर्सन से जो भी रोगी के संपर्क में आते हैं। तो इसके लिए एक रोबोट लाए हैं, कोरोबोट। कोरोबोट क्या है? नाम से ही कोरोना, जैसे अभी मैं पतंजलि ने दवाई की कोरोनिल, मतलब नाम से ही पता चल जाए। कोरोबोट मतलब बोट रोबोट, और कोरोना का जो रोबोट है वो कोरोबोट, ठीक है। अभी बनाया गया है, महाराष्ट्र के स्टार्टअप है, महाराष्ट्र सरकार का ही है ये, वहाँ से कोरोबोट बना है। अभी नेक्स्ट, कोरोना की खबरें देख रहे हैं हम सारी, ठीक है। अभी डीआरडीओ ने एक सैनिटाइज विकसित किया, क्योंकि इसमें हमारे जो फोर्सें, जो पुलिस लग रही है, उनकी वर्दी में, उनके डंडे, उनको सैनिटाइज करने में दिक्कत आ रही है। तो इसके लिए डीआरडीओ, ये रक्षा अनुसंधान संस्थान है, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए जर्मी क्लीन एक सैनिटाइज चैम्बर विकसित किया गया है, जिसके अंदर अगर वर्दी को या कोई भी जो उपकरण है उनको रखा जाए तो 25 पेयर को 15 मिनट के अंदर अंदर सैनिटाइज किया जा सकता है। डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी है और दिल्ली पुलिस को ध्यान में रख के ये विकसित की गई है। अभी सुमेरु पैक्स नाम का एक उपकरण चलाया गया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर अगर पीपीई किट पहन लेते हैं तो उन्हें अंदर थोड़ी देर में ही पसीना आने लगता है, उनके घबराहट होने लगती है। तो उसके लिए एक सुमेरु पैक्स नामक एक उपकरण बना है, जो अंदर ही पीपीई किट के अंदर लगेगा और उन्हें थोड़ी रिलीफ प्रदान करेगा। लगभग आधा किलो वजन का होगा, जो अंदर से उन्हें कूलिंग देगा, उन ऑक्सीजन लेवल सही रखेगा और उन्हें सही सिचुएशन में रखेगा। डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को फीडबैक के अनुसार 30 से 45 मिनट के अधिक समय तक पीपीई पहनने के बाद असहज महसूस करते हैं और उन्हें पसीना आने लगता है। इससे स्थिति और ख़राब हो जाती है। इसलिए सुमेरु ऐप्स बनाया गया है। किसी ने, डीआरडीओ ही बना रहा है, देख ले आप, डीआरडीओ यही बना रहा है ये सारी चीज़ों को। और अभी हम देखते हैं अंतिम, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डाइट और पुणे के सभी प्रकार के, पुणे ने डाइट का हेडक्वार्टर जो है पुणे में है। इन्होंने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक नैनो टेक्नोलॉजी आधारित डिसइंफेक्टेड स्प्रे विकसित किया है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये 10⁻⁻⁹ के ऊपर चलती है। नैनो मतलब नैनो माइनस, जिन कणों का साइज, नैनो कणों का साइज होता है 10⁻⁹, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जहां इतने सूक्ष्म लेवल पे ये टेक्नोलॉजी है, जहां से कोई भी मैटर की उसका भौतिक और रासायनिक गुणों को चेंज किया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे जाके उसके कणों में इंटरचेंज किया जा सकता है, उसके बदलाव किया जा सकता है, जिससे उसके भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव होगा। अनन्या नाम दिया है इस टेक्नोलॉजी को, ठीक है ना। नैनो अनन्या सिमिलर थोड़ा मैच करता है और नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर है ये, जिसमें पीपी और स्प्रे है ये, जिससे कोरोना वायरस को मानव शरीर में प्रवेश करने से रोका जाएगा।
इस तरह से हमने कोविड की और इससे पहले हमने एनवायरनमेंट की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर नज़र डाली। इसी के साथ में हमारा 16 से 30 जून का जो करंट अफेयर्स है वो समाप्त। नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे 1 से 15 जुलाई तक के। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।